Okay, so today we have to see the case study of the next generation POS system. इसमें नेक्स्ट जनरेशन पीओएस सिस्टम क्यों बोला है? क्योंकि मे बी आपका जो अभी तो बहुत कॉमन हो गया है पीओएस सिस्टम, लेकिन हो सकता है जब शुरू में आया हो और इस सिस्टम के आने से बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ हो, ड्रास्टिक चेंज इन द सेंस कि बहुत आपका काम बहुत इजी हो गया हो, इसलिए इसको बोला नेक्स्ट जनरेशन। पीओएस का फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। पीओएस स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ सेल्स रिलेशनशिप। It means that it is a computerized application used to record sales and handle payments. इसका एग्जांपल भी मैं दे चुकी हूँ आपको कि जनरली रिटेल स्टोर्स लाइक बिग बाजार, मैक्स, पैंटालून्स, इन जगहों पे हम इन सिस्टम का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसमें आप एक बार कोड रीडर की हेल्प से जो भी आपने आइटम को परचेस किया है उस आइटम की बारकोड्स को क्लिक कर सकते हो और उसकी सारी इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर पे ले सकते हो। तो इसमें लिखा है इट इज टिपिकली यूज्ड इन रिटेल स्टोर। इट इंक्लूड्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स such as computer and a barcode scanner and a software to run the system। इसमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हार्डवेयर लगता है जिसको हम बारकोड रीडर बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम बारकोड्स को रीड करेंगे जो आइटम्स में लगा हुआ है। दूसरी चीज कंप्यूटर लगेगा हमें, जिससे हमारा बारकोड रीडर जो है कनेक्टेड रहेगा। उस कंप्यूटर में हमें जो सॉफ्टवेयर रहेगा उस कंप्यूटर के अंदर उसमें हमें दिख जाएगा कि कौन सी आइटम परचेस की है और उस आइटम की प्राइस क्या है और उस आइटम की रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी बची हुई है, मतलब स्टॉक में आपके पास। तो इससे आप अपना स्टॉक भी अपडेट कर सकते हो, राइट। देन it interfaces to various service applications such as a third party tax calculator and inventory control। आप इन्वेंट्री का मतलब समझते हैं, इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब समझते हैं। इन्वेंट्री सिस्टम वो होता है कि जब भी हम कोई मतलब सपोज कि ये सेज यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ का यूनिवर्सिटी से इन्वेंट्री सिस्टम क्या होगा? आपका कॉपरेटिव स्टोर जहाँ पर आप जाके चीजें आपकी खरीदते हो, जाते थे आप कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में आप अपना स्टेशनरी से रिलेटेड मटेरियल रखते हो। तो कॉलेज की या स्टूडेंट की कोई भी आइटम खत्म हो जाती है तो ऑपरेटिव सिस्टम जो इन्वेंट्री सिस्टम है उसमें स्टॉक में समझ में आ जाता है कि ये चीज मिसिंग है, ये चीज कम हो रही है, तो आप उसको क्या करोगे? परचेस पे डाल देते हो। तो दैट इज नोन एज इन्वेंट्री सिस्टम। ओके, चलिए। देन दिस सिस्टम मस्ट बी रिलेटिवली फॉल्ट टॉलरेंट, मतलब ये सिस्टम को फॉल्ट टॉलरेंट होना चाहिए। कोई भी फॉल्ट आता है तो उसका बैकअप होके वो इजीली वापस से आप उसको एग्जीक्यूट कर सको, वापस से आप उसको यूज कर सको। दैट इज इवन इफ रिमोट सर्विसेज आर टेम्पररी अनअवेलेबल such as inventory system, they must still be capable of capturing sales and handling at least कैश पेमेंट्स। कि आपका इन्वेंट्री सिस्टम जैसे मैंने बताया स्टॉक आपका अपडेट नहीं हो रहा है तो आप इस पर्टिकुलर सिस्टम से भी जज कर सकते हो कि आपका आइटम कितनी स्टॉक में बची हुई है, क्योंकि आपका इन्वेंट्री सिस्टम भी यही बताता है कि आपके स्टॉक में कितनी आइटम बची हुई है, आप उसको परचेस पे डाल दोगे। ठीक है, तो सिमिलर मैनर में जो आपका ये पीओएस सिस्टम है वो भी आपको बता देगा कि कितने आइटम जो है आपके स्टॉक में बचे हुए हैं। Then a POS system must support multiple and varied client side terminals। अपन को पता ही, अपन देखते ही हैं कि जब हम बिग बाजार में जाते हैं या मेगा मोर में जाते हैं तो बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, वहां पर होते हैं। मतलब उसमें कस्टमर को इजीली सर्व करने के लिए, इजीली एग्जीक्यूट करवाने के लिए बहुत सारे सर्वर होते हैं। ठीक है, पीवीआर में भी ऐसा ही होता है, एक विंडो नहीं होती है, बहुत सारे टिकट विंडोज होती है। तो वही मैकेनिज्म है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ सर्वर्स है वो क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। ओके, देन वी आर क्रिएटिंग अ कमर्शियल पीओएस सिस्टम दैट वी विल sell to different clients with desperate needs in terms of business rule processing। Therefore, we will need a mechanism to provide this flexibility and customization। ठीक है, ये पीओएस सिस्टम क्या है? हम बहुत कमर्शियल सिस्टम बना रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट इसको इजीली क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जैसे अब आपने देखा होगा, आप कोई भी आइटम खरीद के लाते हो, मतलब जब आइटम आप शॉप से उठाते हो तो वहां पर लिखा था 30% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, कहीं कुछ जगह पे लिखा हुआ था न्यू अराइवल। लेकिन जब आप उसको
कैशियर के पास लेकर आते हो, जब आप उसको सर्वर के पास लेकर आते हो, तो वो आपसे पूछता नहीं है कि मैडम आप, ये सर आपने ये कहाँ से उठाया है। वो बारकोड से समझ जाता है कि ये आइटम कौन सा है, ओल्ड है, न्यू है, इस पे कितना % डिस्काउंट था, और वो कंप्यूटर जो रहता है वो ऑटोमेटिकली उस डिस्काउंट के लिए आपको अवेल करवा देता है। एम आई राइट? एम आई राइट? तो दैट इज द Yes, ma'am. बिजनेस रूल प्रोसेसिंग, कि जो भी बिजनेस रूल है कि आपको 30% डिस्काउंट देना है, या आज की सेल है कि 2000 की परचेसिंग का आपको 1000 का डिस्काउंट देना है, मतलब आपकी जो भी पर्टिकुलर बिजनेस रूल्स है वो भी अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाते हैं सिस्टम पे, हो जाते हैं। आप जब बिल देखते हो तो उसमें क्लियरली मेंशन रहता है। ओके, so this is the thing. Then using an interactive development strategy, we are going to proceed to requirements, object oriented analysis, design and implementation. तो इस तरह के इटरेटिव सिस्टम यूज करने से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो भी मैकेनिज्म, आप सबको यूज करके आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट पीओएस सिस्टम, कि पीओएस सिस्टम वर्क कैसे करता है। फटाफट एक डायग्राम देखेंगे। व्हाट दिस डायग्राम सेज, ये लॉजिकल जो हमने जो लेयर्ड आर्किटेक्चर पढ़ा था उसी का एक रिजेम्बलेंस है डायग्राम, उसी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें तीनों लेयर है। यूजर इंटरफेस जैसे मैंने बताया था सबसे ऊपर होती है, क्योंकि इससे जो यूजर है वो इंटरेक्ट करता है। उसके बाद आपकी लॉजिकल लेयर होती है, और सबसे लास्ट में आपकी मतलब एक्सेस लेयर होती है। बीच वाली लॉजिकल लेयर को एप्लीकेशन लेयर का बिजनेस लेयर भी बोल सकते हैं, और जो लास्ट लेयर होती है वो आपकी एक्सेस लेयर होती है, जिसमें टेक्निकल पार्ट होता है। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कैसे। सबसे पहले यू विल गो टू लॉगिन, कि कोई भी सिस्टम है उस सिस्टम में लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद वी आर एप्लीकेबल टू डू सेल्स, आप सेल्स कर सकते हो। फिर जो यूजर है वो क्या करेगा, जितने भी आइटम्स हैं उसकी आइटम आईडी है, उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी है, सब कुछ रहेगी। यूजर अपने आइटम को क्या करेगा, ले लेगा। फिर आइटम को लेने के बाद वो पेमेंट करेगा। ओके, फिर पेमेंट करेगा तो पेमेंट कैसे करेगा, डेफिनेटली बारकोड रीडर से आप उसको क्या करेंगे, जो भी आपने आइटम परचेज किए हैं उस आइटम परचेज आइटम का बारकोड रीडर से रीड करोगे, और उसकी एंट्री जो है वो डेटाबेस में हो जाएगी। आपको क्लियर है ये बात? ये बहुत एक छोटा सा डायग्राम है, इसको आप बहुत डिटेल फॉर्म में बना सकते हो। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपका फोकस क्या रहेगा, कि क्या आइटम परचेस हुए हैं और उसकी क्वांटिटी कितनी है। सपोज मैंने शर्ट लिए हैं तो उसकी 4 क्वांटिटी है, मैंने ट्राउजर लिए हैं उसकी 5 क्वांटिटी है। वो सब कुछ मेरे डेटाबेस में क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। एक बार ये एंटर हो गया तो मेरा प्राइमरी फोकस, मतलब मेरा जो सेकंड फोकस है वो क्या रहेगा मेरा, कि आपके सेल्स और पेमेंट आप किस तरह से कर रहे हो। ठीक है, आपने क्या उस पर डिस्काउंट्स लगा रखे हैं, कैसे आप पेमेंट लोगे यूजर से। तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो बिल है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, आपको सिर्फ कैश इन करके यूजर से क्या करना है, पेमेंट को लेना है। और जो भी हम परचेसिंग कर रहे हैं वो डेटाबेस में किसने लिया है, उसने कितने आइटम्स लिए हैं, क्योंकि यूजर बार बार रिटर्न करवाने भी आते हैं, तो डेटाबेस में उसकी एंट्री होना कंपलसरी है, राइट। तो ये सब चीजें आपके उसमें आ जाएगी। क्लियर है आपको ये डायग्राम? जस्ट आप जो यूज केस डायग्राम अपन ने बनाया था लैब क्लास में, उसको एक एक्सेस मतलब लेयर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि जिसको लेयर्ड आर्किटेक्चर समझ में नहीं आया वो टेंशन न ले, मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी बाद में। तो ये एक एग्जांपल है लेयर्ड आर्किटेक्चर का, इस तरह से आप बाकी काम भी कर सकते हैं। ओके, ये हमारा डायग्राम है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, ये मैंने पहले से बना के रखा था। आपकी क्लास में मैंने अलग तरीके से बनाया था। 3 एक्टर्स हैं यहाँ पर, कस्टमर, कैशियर और एडमिनिस्ट्रेटर। ये तीनों जो है वो एक सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे, इससे सिस्टम की बाउंड्री बना के रखी है मैंने। और यहाँ पर यूज केसेस हैं, सिस्टम का नेम जो है वो पीओएस सिस्टम दे रखा है। कस्टमर क्या करेगा, उसको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रिटेल स्टोर में डायरेक्ट एंटर करेगा, अपनी बास्केट लेगा, और उसको जो भी आइटम को खरीदना है उन आइटम को वो प्रोसेस सेल करेगा, मतलब उस आइटम को परचेस करना शुरू कर देगा, अपनी बास्केट में रखना शुरू कर देगा। फिर जो कस्टमर है वो ओल्ड ऑब्जेक्ट को हो सकता है जो उसने प्रीवियसली परचेस किए हैं वो उसको रिटर्न कर सकता है। आइटम को जब रिटर्न करेगा तो हो सकता है उसको मनी रिटर्न करवाना है, या हो सकता है उसको कोई उसके बदले दूसरी आइटम लेना हो, तो वो एक्सटेंड करके हमने ऑप्शंस में लिखा हुआ है।
फिर जो कैशियर है वो पेमेंट बिल जब भी जनरेट करेगा, मतलब प्रिंट रिसिप्ट, मतलब जब भी बिल जनरेट करेगा तो वो कस्टमर से कैश इन ले लेगा। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो यूजर को मैनेज करेगा, जितने भी नए यूजर्स आ रहे हैं, चाहे वो कैशियर हो सकता है चाहे वो कस्टमर हो सकता है। फिर जो कैशियर है वो चेकआउट करने, जैसे उसको आप जब भी वो चेकआउट मतलब कैश इन करने से पहले उसको चेकआउट करवाना पड़ेगा, और चेकआउट जब तक नहीं होगा जब तक वो आइटम जो उसने परचेस किए हैं कस्टमर ने, जब तक वो उसको स्कैन नहीं करेगा, उसकी एक एक एंट्री नहीं करेगा, और जब तक उसका कैलकुलेट कैश, उसका जब कैश जब तक कैलकुलेट नहीं हो जाता। तो ये डायग्राम हमने उस दिन भी बनाया था। ये सिंपल एक पीओएस सिस्टम है, इसको आप एक बिग बाजार से या मेगा मोल से रिलेटिव मतलब रिलेट करके आप इस डायग्राम को समझ सकते हो, क्योंकि हम लोग सब लोग परचेस तो करते ही हैं। ये डायग्राम हमने स्टार यूएमएल में कैसे बनाया है ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ स्टार यूएमएल में। ठीक है, चलिए सिंपल हम देखते हैं कि प्राइमरी एक्टर्स, एक और डायग्राम में आपको बता रही हूँ, उसमें जो प्राइमरी एक्टर्स हैं वो कैशियर, मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर है। हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं प्राइमरी एक्टर क्या होते हैं और सेकेंडरी एक्टर क्या होते हैं। प्राइमरी एक्टर को हम एक्टिव एक्टर भी बोलते हैं जो करंट काम करते हैं, और सेकेंडरी एक्टर को हम पैसिव एक्टर भी बोलते हैं। पैसिव एक्टर मतलब वो जो सेकेंडरी उस पर काम करते हैं। तो यहाँ पर जो पैसिव एक्टर है, एक्टिव एक्टर है, वो कैशियर, मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर लिए हैं, और जो पैसिव एक्टर हैं वो आपके कस्टमर, पेमेंट ऑथराइजेशन सिस्टम और इन्वेंट्री सिस्टम, ये तीन सिस्टम को लिया है। कैसे, अभी आपको मैं डायग्राम के हेल्प से समझा दूंगी। इस स्लाइड में आपको ये समझना है कि व्हाट आर प्राइमरी एक्टर्स, व्हाट आर सेकेंडरी एक्टर्स। So again, primary actors are those which are active in your system, जो currently system में काम करेंगे, और secondary actors are those जो system में present तो होते हैं लेकिन उनका काम जो है वो secondary होता है, वो as a passive system work करते हैं, as a passive actor work करते हैं। कैसे? Let's see in the example। ये आपका एक एग्जाम्पल दिया है, तो इसमें कैशियर, मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर, इसको मैंने जैसे मैं इस डायग्राम को जो लुक है मैं देख रही हूँ उसके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, मतलब मेरे लेफ्ट हैंड के साइड में लिखा हुआ है। तो जो लेफ्ट हैंड के साइड में लिखेंगे उसको प्राइमरी एक्टर बोलते हैं। तो कैशियर, मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर, इनको मैंने प्राइमरी एक्टर में लिया है। क्यों? क्योंकि मैं जो यहाँ पर एप्लीकेशन बना रही हूँ, यहाँ पर जो मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हूँ वो पीओएस सिस्टम का कर रही हूँ। पीओएस सिस्टम में कैशियर जो है वो आपका जो भी परचेस्ड आइटम है उसको कैलकुलेट करेगा, आपका बिल जनरेट करेगा। फिर मैनेजर जो है वो सारे कैशियर्स को और कस्टमर को मैनेज करेगा, और हो सकता है जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो वो अदर चीज़ों को मैनेज करे। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेज सिस्टम लिखा है तो सिस्टम को मैनेज करेगा कि कोई आइटम की क्वांटिटी कम हो गई है तो वो उसको जोड़ेगा। ठीक है, जो मैनेजर है उसका यहाँ पर लिखा है एनालाइज सेल, मतलब एक दिन में कितना सेल हुआ। ठीक है, होता है ना दिवाली के नेक्स्ट डे हम पेपर में आ जाता है कि आज तो बिग बाजार में इतना सेल हुआ, इतने डिस्काउंट्स थे, मतलब जो भी, तो मैनेजर उसको करेगा। और राइट हैंड साइड पे आपने क्या लिख रखा है यहाँ पर, कस्टमर, सॉरी मिसिंग हो गया है, क्योंकि लास्ट स्लाइड में आप देखो कि जो कस्टमर है वो भी आपका सेकेंडरी एक्टर है, पेमेंट ऑथराइजेशन भी सेकेंडरी और इन्वेंट्री सिस्टम भी सेकेंडरी है। यहाँ पर पेमेंट ऑथराइजेशन और इन्वेंट्री तो लिखा है, तो कस्टमर यहाँ पर ड्यू टू सम रीजन मिसिंग हो गया है, तो आप कंसिडर कर लेना कि यहाँ पर कस्टमर भी आ जाएगा राइट हैंड साइड में। अब इनको मैंने पैसिव एक्टर क्यों बोला, क्योंकि इन्वेंट्री सिस्टम में आपको अभी बता चुका हूँ कि इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपका स्टॉक अपडेट जो है वो इन्वेंट्री सिस्टम से ही होगा। आपने यदि कोई आइटम की क्वांटिटी 10 है और आपने उसमें से 5 परचेस कर ली, मतलब अवेलेबल कितना हुआ 5, पर तुरंत अगला कोई कस्टमर आया उसने वो नेक्स्ट 5 आइटम को परचेस कर लिया, तो उसकी आइटम जो है वो 0 हो जाएगी। तो आपका इन्वेंट्री सिस्टम में आपने इस तरह की कोडिंग कर रखी है, इस तरह का बिजनेस रूल सेट कर रखा है कि उसमें जब भी स्टॉक की क्वांटिटी लेस देन 5 हो जाएगी तो आपको अलर्ट आ जाएगा कि आपका ये पर्टिकुलर आइटम लेस देन 5 बचा है, तो आप इसको फिर से स्टॉक में अपडेट कर लें। आपको बात मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. आप इसको बिग Yes, बाजार मेगा ma'am. मॉल से रिलेट करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा ये एग्जांपल। ठीक है, अब पेमेंट ऑथराइजेशन सिस्टम। अब जैसे कैशियर है उसने जैसे यहाँ पर शायद आई थिंक डायग्राम में कुछ गड़बड़ है, इस डायग्राम को आप सिर्फ समझ लो, इसको मैं फिर से या तो एक बार अच्छे से बना के बता दूंगी। आई थिंक इस डायग्राम में कुछ गड़बड़ है। अब ठीक है, अब कैशियर यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रोसेस सेल,
मतलब कितना सेल प्रोसेस हुआ है, मतलब आपने कितने आइटम को कस्टमर ने परचेस किया है, वो आपको कैशियर देखेगा, उसके सिस्टम में सब आ जाएगा। उसके बाद उसको ऑब्वियसली पेमेंट लेना है। तो पेमेंट ऑथराइजेशन सिस्टम क्या होता है कि पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कैश करके पेमेंट कर सकते हो, आप गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, आप नॉर्मल एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। तो पेमेंट ऑथराइजेशन सिस्टम क्या रहेगा, इस सिस्टम को मैनेज करेगा कि क्या पेमेंट यूजर ने दिया है, उसका पेमेंट की स्ट्रेटेजी क्या थी, उसने किस पेमेंट मोड के थ्रू, मोड क्या था, उसने किस पेमेंट मोड के थ्रू उसको लिया है। ठीक है। और इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब समझ में आ गया, वो क्या करेगा, इन्वेंट्री सिस्टम स्टॉक का अपडेशन रखेगा। बाकी चीजें तो क्लियर है, ये बहुत छोटा डायग्राम है, अपन ने तो बहुत अच्छा इसका डिटेल्ड डायग्राम बनाया है जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, मतलब हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें आप एक काम कर सकते हो, उसी डायग्राम में पेमेंट ऑथराइजेशन सिस्टम और इन्वेंट्री सिस्टम को ऐड कर सकते हो। बाकी की चीजें तो हमने इंक्लूड ऑलरेडी कर रखी है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक बार और देख लेते हैं कि जो हमारा यूज केस प्रोसेस सेल है उसका मतलब क्या होता है। वो प्रोसेस सेल मतलब क्या करेगा, देखो सिंपल सा है कि कस्टमर अराइव्स एट पीओएस चेकआउट विद गुड्स टू परचेस। अभी मैंने आपको बताया कि कस्टमर क्या है, वो काउंटर पे आएगा, उसने जितने भी आइटम दिए हैं, मतलब परचेस किए हैं, मतलब उसने जो भी रैक जहां पर भी रखा है, जितने भी आइटम वहां से उठाए अपनी बास्केट में डाले हैं, वो अपने चेकआउट सिस्टम पे उसको लेके आ जाएगा। फिर कैशियर क्या करेगा, एक ऑप्शन होगा उसके पास न्यू सेल का, उस ऑप्शन को वो क्या करेगा, अपने सिस्टम में क्रिएट करेगा। उसके बाद जितने भी आइटम आपने लिए हैं वो उस न्यू सेल जो भी उसका ऑप्शन है उसमें सभी उस आइटम की एंट्री कर लेगा। वो एंट्री कैसे करेगा, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ बार कोड रीडर। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम रिकॉर्ड सेल लाइन आइटम्स एंड प्रेजेंट आइटम डिस्क्रिप्शन प्राइस देन टोटल। वो क्या करते रहेगा, रनिंग टोटल, मतलब जैसे आप एक एक आइटम करते जाओगे उसका इंटरमीडिएट टोटल वो क्या करते जाएगा। ठीक है, और फिर फाइनली जब कोई भी न्यू एंट्री नहीं होगी तो फाइनल कैलकुलेट आपको करते रहेगा। मतलब कैशियर क्या करेगा, यही प्रोसेस रिपीट करते जाएगा जब तक सारे आइटम्स आपके एंट्री नहीं हो जाते। फिर आपका जो सिस्टम रहेगा उसमें एक ऑप्शन रहेगा कैलकुलेट फाइनल रिजल्ट करने का। तो उससे आप क्या करोगे, अपने फाइनल रिजल्ट को कैलकुलेट कर लोगे। फाइनल रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर टोटल अमाउंट होगा। फिर जो जैसे ही टोटल अमाउंट आ जाएगा तो कैशियर टेल्स कस्टमर द टोटल एंड आस्क फॉर पेमेंट। ऐसा ही होता है, हमको कैशियर टोटल अमाउंट बता देता है और हमें पेमेंट का बोलता है। फिर कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर पेज एंड सिस्टम हैंडल्स दी पेमेंट। कस्टमर ये ऑफलाइन होता है, क्यों, क्योंकि हमसे कैशिंग लिया जाता है। लेकिन आप गूगल पे करेंगे या आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करोगे तो ये ऑनलाइन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जो भी आप ऑफलाइन कर रहे हो ऑनलाइन कर रहे हो उसकी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। System locks complete sale and send the sale and payment information to the external accounting system for accounting and commissions and inventory system to update the inventory। यही मैंने आपको बताया कि आप जो भी सेल्स कर रहे हो, जो भी आप पैसे दे रहे हो, उसकी डिटेल अकाउंट में मतलब परचेस ऑथराइजेशन सिस्टम में चले जाएगी, और जो भी आपकी आइटम कम हुई है आपके स्टॉक से वो इन्वेंट्री में अपडेट हो जाएगी। और सिस्टम आपको जैसी पेमेंट आएगा उसकी रिसिप्ट आपको दे देगा। ठीक है, और आप कस्टमर जो है वो हैप्पीली सिस्टम को लीव कर सकता है अपनी रिसिप्ट और अपने गुड्स लेकर। समझ में आया आपको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट बहुत क्लियर है। आपको समझ में आया, आस्था, याची, दर्शन, Yes, समझ में ma'am. आया? Yes, बहुत अच्छे ma'am. से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छी इसकी पीटी है ये। ठीक है, तो आप व्हाट इज नेक्स्ट जनरेशन पीओएस सिस्टम यदि मैं पूछूंगी मिड सेमेस्टर में तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे विद यूज केस डायग्राम? yes or no? Yes, ma'am. Ma'am. So any questions till now? Any questions? No questions? Okay then. Just wait a minute. Okay, is this slide visible? No, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay then.
नो मैम। हेलो, No, ma'am. नॉट विजिबल, एम आई ऑडिबल? नाउ विजिबल मैम। ओके, Visible. चलिए, दिस इज दिस लास्ट स्लाइड ऑफ यूनिट नंबर 1 टुडे। आई थिंक 9 मिनट बचे, हम फिनिश तो नहीं कर पाएंगे, बट लेट्स चेक। दिस इज द लास्ट स्लाइड। देखो, इंट्रोडक्शन टू ओएडी विद बेसिक्स बता चुकी हूँ, यूनिफाइड प्रोसेस अप्रोच बता चुकी हूँ, यूएमएल डायग्राम में हमने यूज केस डायग्राम शुरू कर दिया है। नेक्स्ट जनरेशन पीओएस सिस्टम की हमने केस स्टडी कर ली है, हमने सारे फेजेस पढ़ लिए हैं, इंसेप्शन लिखा है, लेकिन हमने इंसेप्शन, इलाबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट सब फेजेस पढ़ चुके हैं। सॉरी, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन सारे फेजेस पढ़ चुके हैं। Last slide is about include, extend and generalization. Okay, include, extends and generalization. This is our last slide. Okay, so what you will going to learn after this slide, that is use case relationships, association, specialization, generalization, aggregation, will include, extend, जितनी भी relationship हम लगाते हैं वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं. Okay, so there are major 3 type of relationship between use cases, that is extends, includes and generalization. और generalization में specialization तो by default होती ही है. ओके, सो एक्सटेंड, इंक्लूड मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, डायग्राम को जब बनाया था तब भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगेन आपको मैं बता रही हूँ. एक्सटेंड रिलेशनशिप रिप्रेजेंट एक्सेप्शनल और सेल्डम इन्वोक्ड केसेस. सेल्डम मतलब कभी कभी. जो यूज केसेस आपको कंपल्सरी यूज नहीं करना रहते हैं, जो आप कभी कभी यूज कर सकते हो, जो हमेशा ऑप्शंस में होते हैं अपने पास, वो आते हैं हमेशा एक्सटेंड की कैटेगरी में. द एक्सेप्शनल इवेंट फ्लोज आर फैक्टर्ड आउट ऑफ द मेन इवेंट फ्लो फॉर क्लैरिटी. आपको सभी यूज केसेस आप एक साथ यूज कर लोगे तो आपको चीजें क्लियर कभी भी नहीं होगी. तो क्लियरिटी को बढ़ाने के लिए हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं यूज केसेस के बीच में. जो यूज केसेस इंपॉर्टेंट हैं उसको अलग रखते हैं, जो यूज केसेस एक्सेप्शनल है, एक्स्ट्रा है, उसको अलग रखते हैं. तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि जो एक्सेप्शनल फ्लोज हैं, जो एक्स्ट्रा यूज केसेस है, उसको हम एक्सटेंड्स की कैटेगरी में डालते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं विद द एरो, और उस एरो के ऊपर लिखा हुआ रहता है एक्सटेंड्स. क्लियर है आपको? बात आ रही है मेरी समझ में? तो यहाँ पर देखो, एक पैसेंजर है, उसने यूज केस लिया है परचेस टिकट. अब ये जो परचेस टिकट है ये आउट ऑफ ऑर्डर, कैंसल, नो चेंज, टाइम आउट, ये इसके डिफरेंट फर्दर इसके फंक्शंस हो सकते हैं, जिसको आपने एक्सटेंड के फॉर्म में लिखा है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है. आपने 17 तारीख का टिकट लिया है और आप यदि उसको 18 तारीख को यूज करोगे तो वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा. आप जब जाओगे तो उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी. आप टिकट को कैंसिल कर सकते हो, हमेशा कैंसिल हो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपने उसको भी एक्सटेंड में डाला है. नो चेंज, ठीक है, जैसे हम रेलवे रिजर्वेशन का टिकट जब बुक करते हैं तो आप नो चेंज, नो चेंज मतलब आप यदि उसमें अपग्रेड करते हो या कभी कभी आपका वेटिंग में रहता है टिकट, तो नो चेंज कब ऑप्शन होता है? जब आपका अपडेट नहीं होता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी चेंज भी हो सकता है. कि टाइम आउट ये डिफरेंट ऑप्शंस है जिसको आप यूज कर सकते हो. तो ये सारे किसकी कैटेगरी में आएंगे? एक्सटेंड की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है. फिर इसी का जो अपोजिट होता है दैट इज इंक्लूड्स. इंक्लूड आप वहां यूज करोगे दैट रिप्रेजेंट द बिहेवियर दैट इज फैक्टर्ड आउट ऑफ द यूज केस. ये भी इसको आपने अलग फैक्टर आउट किया है. आप ये वहां यूज करोगे जहां पर कंपलसरी है, जहां पर आप इसको यूज करोगे ही करोगे. ठीक है, जैसे पैसेंजर है तो परचेज सिंगल टिकट, उसका टिकट जब भी बुक होगा जब वो सिंगल टिकट को बुक करेगा ही करेगा. फिर आपको यदि टिकट को बुक करना है तो आपको लॉगिन डिटेल डालनी पड़ेगी. बिना लॉगिन डिटेल के आप टिकट को बुक नहीं कर सकते. मतलब टिकट बुक करने से पहले कंपलसरी क्या हो जाएगा? लॉगिन डिटेल्स कंपलसरी हो जाएगा. फिर फाइनल टिकट बुक करने से पहले क्या हो जाएगा? आपका पेमेंट करना कंपलसरी हो जाएगा. यदि आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका टिकट बुक
नहीं होगा, मतलब ये सारे जो यूज केसेस है वो क्या हो जाएंगे, इंक्लूड्स आ जाएंगे, कंपलसरी आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा है कि आपको टिकट परचेस करना है तो कलेक्ट मनी कंपलसरी हो जाएगा, आपको मनी लेना ही पड़ेगा। और नो एक्सचेंज और कैंसिल जो है वो क्या हो जाएंगे, एक्सटेंड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर है आपको ये चीज? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंड्स एंड इंक्लूड्स। फिर जो लास्ट टाइप की रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन रिलेशनशिप। जो जनरलाइजेशन रिलेशनशिप है आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखी है डीबीएमएस में, दैट इज द यूज ऑफ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड। तो यहाँ पर भी पेरेंट यूज केस होंगे और चाइल्ड यूज केस होंगे। तो पेरेंट यूज केस मतलब जैसे फोर व्हीलर ये आपकी पेरेंट यूज केस हो जाएंगी, और उसमें मारुति होंडा मतलब डिफरेंट डिफरेंट आप फोर व्हीलर यूज कर रहे हो, जस्ट लाइक मारुति है, या आप जाइलो यूज कर रहे हो, या आप कोई और कंपनी मतलब कोई और कार जिसका नाम हो, है ना, ये अलग अलग वैगन आर है, तो ये उसकी चाइल्ड क्लासेस हो जाएगी, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी 3 मिनट बचे हैं, इसको कल की क्लास में कवर करेंगे। मैं नहीं चाहती कि बहुत फास्ट फास्ट हो, तो मैं स्टॉप शेयरिंग कर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देती हूँ।